नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति की। राष्ट्रीय जनता दल की आज बैठक भी होने वाली है, लेकिन इस बैठक का जो फलाफल होगा, सीट शेयरिंग होगा, क्या मिनिमम प्रोग्राम तय किए जाने वाले हैं, यह बात तो अलग है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के माहौल को बनाया जा रहा है, विगत दिनों आपने देखा कि जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव युवा संवाद कर रहे थे पटना में, उस दौरान जिस प्रकार से कुछ जातीय मुद्दों को हवा देने का प्रयास किया गया, याद दिला रहा है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? बिहार विधानसभा चुनाव में जब 6 चरणों में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, पहला 3 चरण जो था उसमें तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी लीड ले रही थी। आप परिणाम निकाल कर देख लीजिए, पहले 3 चरण के चुनाव में तेजस्वी यादव, आरजेडी और महागठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा था, काफी आगे थी। लेकिन उसके बाद के जो चरण थे उसमें धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। क्यों पिछड़ते चले गए? इसलिए कि तेजस्वी यादव ने घेर बदल लिया था। घेर क्या बदला था? आपको अंतर क्या है मैं बता दे रहा हूं। पहला 3 चरण जो तेजस्वी यादव का था चुनाव प्रचार का, उसमें दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, ये मुद्दे थे। 10 लाख सरकारी नौकरी का मुद्दा था। उसके बाद हॉस्पिटल, अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का मुद्दा था। वो सब जब तक चलता रहा तब तक क्लिक करते रहे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादव ने गियर बदला, गियर बदल कर जाति के मुद्दे पर आए, तेजस्वी यादव चुनाव में लपटाते चले गए। कारण क्या है उसका सब समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले समझिए कि सबसे पहला कि ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है नेताओं के अहंकार के कारण। क्योंकि एक बात तो तय है कि अपने देश में हर व्यक्ति की एक जाति है। नहीं, अब तो ये जनमना बन चुका है, तो हर व्यक्ति की जाति है, लेकिन नेताओं की भी एक जाति है। और नेताओं को लगता क्या है, सभी दल को इरेस्पेक्टिव ऑफ, आज हम चूंकि तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव की बात मैं करूंगा कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव रणवीर सेना के कंधों पर चढ़कर बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप गौर से देखिए कि जितने भी राजनेता हैं, वोट के लिए ठीक है, और सब चीज के लिए, बहस के लिए, मुद्दे पर बात करेंगे कि फलाने का विकास का मुद्दा है, ये वो है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन वोट के लिए उनकी निर्भरता केवल जाति और धर्म पर होती है। और किस प्रकार से प्रभावित किया 2020 के चुनाव को, आप याद कर लीजिए। 2015 में हिट किया, ये इसलिए हिट किया, जाति का मुद्दा उसमें भी था, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार थे, और जिस नीतीश कुमार की पहचान थी विकास पुरुष की, उस समय में सुशासन बाबू की पहचान थी, इसलिए वो क्लिक किया। लेकिन केवल जाति का मुद्दा होता तो नीतीश कुमार भी लगभग साफ हो गए रहते। लेकिन इस बात को शायद तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे। इसीलिए अभी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से ये ब्रह्मेश्वर मुखिया का मामला स्क्रिप्ट लिखा गया, पटकथा लिखी गई है इसकी, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, सब के सब राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग हैं, सब के सब। चाहे वो सारिका पासवान तो प्रवक्ता ही है। सारिका पासवान का 15 दिन पहले चिराग पासवान के लिए जो बयान था, उस बयान को आप देख लीजिए, केवल आपको समझ में आएगा कि सारिका पासवान चाहती क्या है, किस मकसद से सारिका पासवान ने इस प्रकार का बयान दिया। एकाएक कहां से ब्रह्मेश्वर मुखिया कितने दिन पहले समाप्त हो गए, ठीक है, ले आया गया, जबरदस्ती ले आया गया। और जब ले आया गया ब्रह्मेश्वर मुखिया को, तो मान लीजिए अगर एक हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर देखें तो हर व्यक्ति को किसी भी राजनेता का जो कोई भी सार्वजनिक जीवन में रहा है, उसकी सार्वजनिक आलोचना करने का अधिकार है। तो सारिका पासवान गलत नहीं है। अगर उन्होंने परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा तो गलत नहीं है, पूरी उनको आजादी है परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहने की, किसी के भी मुर्दाबाद कहें। जब हम जिंदाबाद कर सकते हैं किसी का, तो फिर मुर्दाबाद भी कहने का अधिकार आम जनता को है, किसी भी व्यक्ति को है। लेकिन उसके बाद जैसे कोई इंतजार ही कर रहा हो कि फलाना व्यक्ति ये बयान देगा और फलाना दूसरा व्यक्ति जो है उस पर प्रत्युत्तर देगा। आशुतोष कुमार का की ये प्रतिक्रिया आ गई। वो बिहार का नेता बताते हैं, अपने आप को सवर्ण समाज का नेता बताते हैं, राष्ट्रीय जन पार्टी चलाते हैं। अब कब गठित हुई नहीं पता मुझे, इसका रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है, खैर उसकी आज हमारा मुद्दा नहीं है वो। तो जैसे वो इंतजार कर रहे हो, और इंतजार करते करते माने
इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना अक्षम्य है, और उसमें भी किसी महिला के लिए, उस देश में की महिला जहां जिसे हम मातृशक्ति कहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, कुंवारी कन्या का 9 दिन दशहरा में हम पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वहां पर किसी महिला के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना जिसको दोहराना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मैं क्लिपिंग भी नहीं दिखा सकता आपको कि क्या बयान दिया गया। और जब वो बयान वायरल हुआ उसके बाद फिर दोबारा प्रतिक्रिया आई, और उसके बाद तो फिर दोनों ओर से, दोनों ओर तरफ से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। और अब शब्दों का ऐसा इस्तेमाल शायद आपने नहीं सुना होगा, जितने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल हर तरफ से लोग कर रहे हैं। क्या साबित करता है? साबित तो यही कर रहा है ना कि ये केवल और केवल शॉर्टकट जो रास्ता होता है वोट बटोरने का, चुनाव जीतने का, याद कीजिए आज से 15-20 दिन से मामला चल रहा है कि चिराग पासवान जो है मगध प्रमंडल से और शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और मगध प्रमंडल और शाहबाद से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। और 15 दिन पहले चिराग पासवान का भयंकर भयंकर मतलब एक तरह से आलोचना जो है सारिका पासवान के द्वारा होता है। अब पासवान जाति और भूमिहार जाति के बीच एक विवाद पैदा करके, और फिर उसको केवल 2 जाति तक नहीं बल्कि उसको फिर बहुजन और सवर्ण ये ब्लॉक में बांट कर राजनीति करने का प्रयास याद दिलाएगा आपको 90 से 2005 के दौर का, जब बिहार केवल जातीय नरसंहार से करा रहा था। रणवीर सेना, एमसीसी, पीडब्ल्यूजी, जितने नक्सली संगठन थे, सब के सब हर महीना 2 महीना पर बड़े बड़े नरसंहार हो रहे थे। और उस दौर में लालू प्रसाद जी कहा करते थे कि भगपूर्वक विकास करने से कोई चुनाव जीतता है। तो यही बिहार की पहचान थी। उस पहचान से कम नीतीश कुमार ने बिहार को बाहर निकाला। ठीक है, बहुत ज्यादा विकास बिहार का नहीं हुआ, लेकिन एक माहौल, सकारात्मक माहौल तो कम से कम राज्य को मिला है। और इस माहौल को फिर से खराब करके केवल चुनाव जीतने के लिए, जबकि अब इतना तय मानिए कि अब वो चुनाव जीतने का माध्यम भी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है उसका, समझने का प्रयास कीजिए। जब ये 90 और 2005 का जो दौर था लालू प्रसाद यादव का, उन दिनों क्या स्थिति थी? प्रतिक्रिया किसके खिलाफ होती थी? कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था बिहार में। मतलब राष्ट्रीय जनता, लालू प्रसाद यादव का मुख्य विपक्षी दल कौन था? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतृत्व थी राज्य स्तर की से लेकर केंद्र स्तर तक, किस जाति के थे? सवर्ण थे। तो प्रतिक्रिया होती थी। मंडल आयोग लागू हुआ देश में 90 में। सड़कों पर कौन विरोध कर रहा था मंडल आयोग का? किस पार्टी के लोग थे? किस जाति के लोग थे? तो ये सब जितनी घटनाएं घटी उस कारण से प्रतिक्रिया कराकर राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव को उसका राजनीतिक लाभ मिला। लेकिन आज क्या स्थिति है? उस समय में बीजेपी भी विपक्ष में थी। बीजेपी का भी नेतृत्व कैलाशपति मिश्रा और ताराकांत झा कर रहे थे। सीपीआई, सीपीएम, जितने भी राजनीतिक दल थे, सबका नेतृत्व लगभग अग्र जाति के हाथ में था। लेकिन आज क्या है? आज एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसका नेतृत्व अग्र जाति के नेताओं के हाथ में हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये काठ की हांडी दोबारा नहीं चलेगी। काठ की हड्डी द्वारा इसलिए नहीं चलेगी कि अब जितने भी राजनीतिक दल है, आप गिन लीजिए आप कौन प्रतिद्वंदी है तेजस्वी यादव के? नीतीश कुमार होंगे प्रतिद्वंदी, या तो सम्राट चौधरी होंगे प्रतिद्वंदी, या तो चिराग पासवान होंगे प्रतिद्वंदी, या तो जीतन राम मांझी होंगे प्रतिद्वंदी, या तो मुकेश सहनी अगर मान लीजिए उछल के आ जाए चुनाव जीतकर एनडीए के साथ तो मुकेश सहनी होंगे प्रतिद्वंदी। कांग्रेस अगर कुछ खेल करेगी तो प्रतिद्वंदी कौन होंगे?
राजेश राम होंगे प्रतिद्वंदी, मतलब लड़ाई किससे है? लड़ाई में अब कहीं सवर्ण है ही नहीं, कहीं भी सवर्ण लड़ाई के केंद्र में नहीं है। इसीलिए ये काट की हांडी तेजस्वी यादव की दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। लेकिन शायद तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इतिहास कह रहा है, 2020 का विधानसभा चुनाव का जो परिणाम कह रहा है कि बिहार का चुनाव का नैरेटिव अब बदल चुका है। हाँ ठीक है, जिस प्रकार से राजनेता केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए आक्रामक मुद्दों का चयन करते हैं, एक माहौल बनाने के लिए, एक दहशत पैदा करने के लिए, वो राजनेताओं का मकसद होता है। वैसे ही अधिकतर मीडिया चैनल्स भी, मैं बता रहा हूं आपको शायद विश्वास नहीं होगा, बहुत सारे दर्शक मुझे भी गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आज 90% जो मीडिया चैनल्स भी हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर भी हो, वो केवल और केवल समाज के अंदर विष घोलना चाहते हैं। कोई भी ऐसा शायद बहुत कम लोग हैं जो समाज के अंदर अमृत घोलना चाहते हैं, समाज को उसकी असलियत दिखाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को उसकी कमियों को उजागर करना चाहते हैं। और हर नेता के अंदर गुण भी होता है, हर व्यक्ति के गुण दोष के आधार पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए, हर समाज की समीक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति की समीक्षा होनी चाहिए, हर पार्टी की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन उसके केंद्र में क्या रहे? उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, उसके गुण और उसके अवगुण, जिससे कि अवगुणों को जानकर लोग उसको दोहराने का प्रयास नहीं करें और गुण को जानकर उसी रास्ते पर आने वाली, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं तो हम क्या शपथ लेते हैं कि हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, मतलब उनके गुणों को अपनाएंगे। किसी भी महात्मा गांधी का मैंने उदाहरण के लिए लिया, किसी भी महापुरुष को हम क्यों याद करते हैं? तो इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं कि अपनी गलतियों से हम सीख पाए। लेकिन राजनेता का मकसद अलग होता है, आम जनता, आम मतदाता का उद्देश्य अलग होता है। लेकिन राजनेता की एक अपनी जाति होती है, उसको आप देखेंगे कई बार ऐसे कई राजनेताओं की को मैं गिनवा सकता हूं, आपको नाम लेकर गिनवा सकता हूं, जिनका की बयानबाजी, बयानों में आप अंतर देखेंगे। आज जिस पार्टी के साथ है तो उस पार्टी की सुटेबिलिटी के अनुसार उनका बयान होता है, और जब वो गठबंधन बदल लेते हैं या पार्टी बदल लेते हैं तो फिर उनका बयान भी, उनका विचार भी, सब कुछ बदल जाता है। सच है या नहीं है, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। राजनेता केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए बने हैं, और कोई भी मुद्दा उनके लिए केवल एक सीढ़ी होता है, उस सीढ़ी पर चढ़कर वो अपनी मंजिल, जो उनकी मंजिल क्या होती है? कुर्सी होती है, उसी को केवल उनको दिखता है। जिस प्रकार से अर्जुन को केवल मछली की पुतली, आग की पुतली दिख रही थी, वैसे ही हर राजनीतिक दल के नेता को केवल कुर्सी दिखती है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।